हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th, और क्लास 9th का IT बुक कोड 402 को हम पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 3 का नाम है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अब पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा था कि पर्सपेक्टिव्स क्या होता है कम्युनिकेशन में, किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से बैरियर बन सकता है, राइट। सो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, चीजों को देखने का नजरिया। आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हो, समझते हो, कम्युनिकेट करते टाइम, इसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था और उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा था। सो होप आपने वो वीडियो देखी होगी। यदि वीडियो देखी तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड गेस व्हाट, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते टाइम क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ओके। सो वो फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा इस चैप्टर से। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में हम बोल सकते हैं एज ए पर्सपेक्टिव, बैरियर और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज को देखने का, समझने का नजरिया क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है, राइट। सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो विद द फैक्टर्स ऑफ पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन आर, क्या फैक्टर्स हुए? विजुअल पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज, पास्ट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, प्रेजुडाइज, environment, feelings and beliefs. So these all are the factors that affect perspectives in communication. कि communicate करते टाइम जो आपके perceptions हैं, आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हो, क्या नजरिया है, ठीक है। सो वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स को वन बाय वन समझना डिटेल में, कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, तो आपको कोई भी इनमें से दो फैक्टर्स लिखकर आ जाने, ठीक है। या क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो भी आपको कोई से भी 4 इसमें से लिखकर आ जाने। समझना सारे हैं और अच्छे से समझना है, ताकि आप एग्जाम में इसको अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके आओ तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि ये चीजें सिर्फ समझने वाली है, और डेली प्रैक्टिकल लाइफ से यदि आप रिलेट करके इन्हें समझोगे ना, तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। फाइन, सो चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट फैक्टर इज विजुअल पर्सपेक्टिव। अब विजुअल क्या हुआ? विजुअल मतलब कि आप किसी चीज को देखकर क्या सोचते हो, क्या किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करते हो और कैसे फिर कम्युनिकेट करते हो, वो कहलाएगा विजुअल पर्सपेक्टिव, है ना। कि आप किसी भी चीज को किस नजरिए से देख रहे हो और आपने क्या परसेप्शन बना लिया उसको देखकर, आपने क्या सोच लिया उसके बारे में, है ना, क्या पॉजिटिव सोचा या निगेटिव सोचा, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके कम्युनिकेशन पर। समझ में आया? सो आवर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सीन थ्रू द आईज एंड इंटरप्रेट इज। हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है किसी भी चीज को। जब आप देखते हो, आप उससे क्या समझ रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, सो फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और आप उसी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। विजुअल पर्सपेक्टिव रिफर्स टू आवर टेंडेंसी to focus only on the parts of scenario that we are most inclined to notice. Okay? आप जिस चीज को नोटिस कर रहे हो ना, हमारा ब्रेन उसी चीज पे फोकस करेगा, उसी को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात अच्छे से कि यदि विजुअल पर्सपेक्टिव फैक्टर आता है डिफाइन करने के लिए, तो आपको यही लिख कर आना है स्पेसिफिकली। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये 2 लाइंस दिख रही है ना। अब इस लाइन को आप चाहे तो ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, आप डिपेंड करता है कि हर एक पीपल उसको किस तरीके से देख रहा है, ओके, और इसके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से विजुअल पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाने वाला है। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल को देखकर आपको क्या समझ में आया? जैसे ही आपने इसको देखा, इस इमेज को देखा, तो आपको क्या समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या समझ में आया? कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? ब्लैक कलर से फिल्ड 2 फेसेस दिख रहे हैं। यही हमें समझ में आया ना। जब आपने इनिशियली इसको सबसे पहले देखा तो हमें यही समझ में आया। क्लियर? तो इसे देखकर आपने क्या इंटरप्रेट किया कि 2 फेसेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ब्लैक कलर से इमेजेस के फॉर्म में हैं, ठीक है। क्लियर? अब हर किसी को देखने का नजरिया क्या यही रहेगा इसका? एक बार में जैसे देखा तो आपने ये इंटरप्रेट किया, लेकिन इसी को आप यदि आप ध्यान से देखोगे, क्या करोगे? ध्यान से देखोगे तो आप यदि व्हाइट पोर्शन पे फोकस करते हो, जैसे आपने देखा तो आपने ब्लैक कलर पे फोकस किया तो आपको 2 फेसेस दिखे, लेकिन यदि आप व्हाइट कलर पे फोकस करते हो तो आपको एक इमेज फॉर्म होती हुई दिख रही है, एक वास्ट टाइप की इमेज फॉर्म होती हुई दिख रही है। देखो ध्यान से, ये जो व्हाइट
कलर पे यदि आप फोकस करते हो तो आपको एक डिफरेंट इमेज दिख रही है, लेकिन यदि आप ब्लैक कलर पे फोकस करते हो तो आपको 2 फेसेस दिख रहे हैं। तो इस इमेज को देखने का नजरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस इमेज को जो भी पर्सन जिस भी ओपिनियन से, जिस भी नजरिए से देखता है और अपना क्या ओपिनियन सेट करता है, अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू सेट करता है, वही परसेप्शन कहलाता है। कि इस इमेज को देखने के बाद हर एक पर्सन अपने तरीके से सोचेगा, अपने तरीके से इसके बारे में इंटरप्रेट करेगा। ओके, so let the given figure, look at the given figure, what do you see? क्या आपने देखा the figure has 2 visual perspectives? इस फिगर के 2 visual perspectives हैं। One is of 2 black faces in the foreground with a white background. 2 black faces हमने देखे white background के ऊपर। The other is of white vase in the front with the black background. यदि आप black background रखते हो तो आपको ये white कलर का क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक white vase दिख रहा है। ठीक है, so यहाँ पे 2 perspective हो गए ना। So visually see only one of the perspective at first. जैसे आप देखोगे तो आपको सबसे पहले एक ही पर्सपेक्टिव दिखेगा यहाँ पर। ओके, द सेकंड पर्सपेक्टिव इज विजिबल आइदर आफ्टर सम टाइम और व्हेन समवन टेल्स यू टू ऑब्जर्व मोर केयरफुली। अदर पर्सपेक्टिव है जो व्हाइट वॉश वाला है तभी दिखेगा जब आपको कोई बोलेगा कि केयरफुली देखो, है ना, और ऑब्जर्व करो आपको क्या दिख रहा है इसमें, तभी आपको सेकंड पर्सपेक्टिव नजर आएगा, सेकंड जो पार्ट है इसका इमेज का वो नजर आएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, thus we see that both the perspectives are valid, और दोनों पर्सपेक्टिव इस इमेज के लिए वैलिड है। क्लियर? सो अब इस एग्जांपल से क्या समझ में आया आपको कि विजुअल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, कि इमेज को देखकर आपको क्या समझ में आया। इमेज को देखकर आपको ये समझ में आया कि इस इमेज में 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, 2 व्यूज हैं जो हर कोई अपने नजरिए से देखता है। मैंने देखा तो मुझे 2 अपोजिट फेसेस दिखे, जब मैंने बोला ध्यान से देखो तो हो सकता है आपने वो व्हाइट वाला वास देखा हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ आवर विजुअल परसेप्शंस आर जजमेंट्स दैट वी मेक अबाउट पीपल वी आर कम्युनिकेटिंग विथ। सम ऑफ द जजमेंट्स दैट वी मेक आर अबाउट, तो हर एक जो परसेप्शंस होते हैं वो जजमेंट पे होते हैं कि आप सामने वाले को कैसे जज कर रहे हो सकता है आप उस पर्सन को क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो, किसी को आप उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो, पोजीशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो। होता है ना कभी कभी कोई फ्रेंड आपका बहुत अच्छा पढ़ता है, टॉपर है क्लास का, तो आप हमेशा उसको उसी नजरिए से देखोगे, भैया ये तो टॉपर है हमारी क्लास का, इसकी मेंटल एबिलिटीज बहुत अच्छी है, राइट। तो हम हमारा परसेप्शन इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया, विजुअल परसेप्शन। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट परसेप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, आइदर इन हिंदी, इंग्लिश हो, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो। सो पर्सपेक्टिव प्ले अ रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एज वेल। अब लैंग्वेज में जब आप बात कर रहे हो तो आप वर्ड्स के फॉर्म में बात कर रहे हो, राइट। तो वर्ड्स का भी एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव जो है, जिन वर्ड्स में आप बोल रहे हो, सामने वाला उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, आपके वर्ड्स को कैसे समझ रहा है, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आया, जो ओरल कम्युनिकेशन में हमने देखा था। सो सम वर्ड्स कैन हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग हाउ वी इंटरप्रेट देम। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। हो सकता है मैंने बोला कोई वर्ड और आपने उसका मतलब कुछ और समझा। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से? सो लेरी बार्कर सेड, इफेक्टिव लिसनर रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव नो मीनिंग, पीपल हैव मीनिंग। कि वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, लोग उन वर्ड्स को कैसे समझ रहे हैं उनका मीनिंग होता है। पीपल हैव मीनिंग। जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है, मैं हेलो बोल रही हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके के लोग उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से समझ रहे हैं। हर एक का अपना परसेप्शन है जो इसको अलग अलग तरीके से समझ रहा है। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई ना? फाइन। एज द असाइनमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ अ टर्म इज एन इंटरनल प्रोसेस एज मीनिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड अस, and although our experiences, knowledge and attitudes differ, we often misinterpret each other's messages while under the illusion that a common understanding has been achieved. So यहाँ पे क्या बताया है, लैंग्वेज कैसे एक परसेप्शन के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो भाषा आप बोल रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, वो वर्ड्स आप जिस तरीके से यूज कर रहे हो, जिस परसेप्शन को ध्यान में रखकर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बोल रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी वर्ड को उसी तरीके से समझे। हो सकता है वो उसे मिसकम्युनिकेशन के फॉर्म में ले, या हो सकता है कि वो भी पॉजिटिव वे में ही ले। तो यदि आप पॉजिटिव वे में बोल रहे हो तो इट इज नॉट कंपलसरी कि अदर पीपल जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी उसे पॉजिटिव ले, वो उसे नेगेटिव भी ले सकता है। ओके, सो वर्ड्स का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है। फाइन। मोस्ट ऑफ टाइम्स वी थिंक आवर इंटेंडेड मीनिंग मे बी क्लियर, but we cannot always be sure that the other person will read or hear the statement in the same way as we meant it। जो मैंने अभी बताया, जैसे मैं समझा रही हूँ, हो सकता है आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ एग्जांपल्स के साथ इतने अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। सो हो सकता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है, अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो।
राइट तो मैं जो भी समझा रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, जिन वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, जिस लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, राइट तो ये जरूरी नहीं है कि आप सभी भी उसी पर्सपेक्टिव के साथ समझो जिस थिंकिंग से मैं समझा रही हूँ। आपका पर्सपेक्शन अलग भी हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट से हो सकता है वो उर्दू, गुजराती, मराठी समझते हो, उनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो, मेरे वर्ड समझ नहीं आ रहे हो, तो उनका परसेप्शन कुछ और बन सकता है, राइट तो ये चीज अच्छे से समझ में आए कि लैंग्वेज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। So the interpretation depends upon the meaning or notations that a receiver associates with the word. Therefore, it is advisable to use words and synonyms that express the exact thought or emotion and leave the least or to interpretation. तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसके लिए हम सही तरीके से क्लियर फॉर्मेट में वर्ड्स का यूज करें ताकि सामने वाला उसको मिस इंटरप्रेट ना करके समझ कर आपके साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प कर पाए, प्रॉपर फीडबैक सेंड कर पाए। फाइन। सो सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, सेकंड फैक्टर लैंग्वेज भी क्लियर हुआ। आगे बढ़े, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ आते हैं, दैट इज पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस फैक्टर क्या है, कैसे पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन में आ रहा है। So we enter a situation or communication with certain expectations of what will happen and behave accordingly. देखो पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि हम ऐसे सिचुएशन या ऐसे कम्युनिकेशन को फेस करते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, तो क्या पता वो भी इस तरीके से ही सोच रहा हो, राइट या फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सपोज आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, आप डेली सबके साथ कम्युनिकेट करते हो। अब कोई फ्रेंड ऐसा है आप उससे बात नहीं करते हो, राइट कभी भी बात नहीं करते हो, या वो आपका फ्रेंड कभी किसी से बात नहीं करता है, तो आपने अपने माइंड में क्या परसेप्शन बना लिया, आपने अपने माइंड में ये परसेप्शन बना लिया, ये तो बोलता ही नहीं है, ये किसी के साथ बात नहीं करता है, क्या पता कैसा इंसान है, क्या पता कैसा है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना बात करता है, या आपने अपने अंदर एक थिंकिंग बना ली उस पर्सन को लेकर बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पास्ट एक्सपीरियंस। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, अब आपने वहां पे खाया, अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो उस रेस्टोरेंट में तो या फिर किसी को एडवाइस देते हो कि भैया वो रेस्टोरेंट में जाना, वहां पे बहुत अच्छा डिलीशियस फूड मिलता है, मैं 2 बार खा के आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपका वो जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम वहां जाने का वो बहुत अच्छा रहा, तो आपने इसको पॉजिटिवली बताया, ठीक है। यदि आप किसी और ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो जहां बिल्कुल अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो आप किसी को भी सजेस्ट नहीं करोगे, किसी को एडवाइस नहीं दोगे कि उस रेस्टोरेंट में जाना, या आप खुद भी नहीं जाओगे क्योंकि वहां का जो एक्सपीरियंस है आपका वो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट तो पास्ट एक्सपीरियंस अब अच्छे से क्लियर है ना। सो दीज आर द बेस्ड ऑन फिल्टर्स और पर्सपेक्टिव्स दैट वी हैव डेवलप्ड ड्यू टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस। ये वो फिल्टर्स और पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड हम बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनक्रेडिबली नर्वस द फर्स्ट टाइम व्हेन यू परफॉर्म ऑन अ स्टेज, but after your teacher and classmate appreciate your performance, you are much more comfortable and confident the next time you step on the stage. फॉर एग्जाम्पल समझा यहाँ पे कि आप स्टेज पे जाकर बोलने से, परफॉर्म करने से बहुत डरते हो, बहुत घबराते हो, नर्वस फील करते हो, लेकिन आपके टीचर या आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, यदि वो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको समझाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और प्रॉपर कॉन्फिडेंट के साथ में स्टेज पे परफॉर्म करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस था उसको क्या किया, उस पर्सपेक्टिव को, जो आपका निगेटिव पर्सपेक्टिव था नर्वसनेस का, उस पर्सपेक्टिव को चेंज किया टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मिलकर, ताकि अब आप अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ, अच्छी थिंकिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे परफॉर्म करके आ सको। तो पास्ट एक्सपीरियंस होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। एग्जाम में आएगा तो क्या लिखकर आना है ये आपको भी अच्छे से समझ में आया, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ पास्ट एक्सपीरियंस अफेक्ट आवर बिहेवियर। और यही पास्ट एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं ना, जो हम फीडबैक देते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही करते हैं। अब कैसे, ये समझो। यू स्पोक इन द क्लास एंड द क्लास लाफ्ड। सपोज आपने क्लास में कुछ बोला और पूरी क्लास हंसने लग गई, या टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, आपने उस क्वेश्चन का कुछ लाफिंग या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा फनी आंसर किया, तो पूरी क्लास हंस रही है, राइट। या हो सकता है आपने गलत आंसर किया तो क्लास हंस रही है। तो अब इसके बाद आप क्या रिएक्ट करने वाले हो, आप क्या रिएक्ट करोगे, इस तरीके के कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से सोचोगे, कैसे करोगे। सो इसका क्या रिजल्ट होगा, यू हेजिटेट इन स्पीकिंग अप इन द क्लास। नेक्स्ट टाइम जब टीचर आपसे कुछ पूछेगी तो क्योंकि पूरी क्लास ने हंसा, ऐसा रिएक्शन दिया, इस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ, तो उसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आप आंसर करने में हेजिटेट होंगे, नर्वस होंगे, राइट। सो ये क्या हुआ, ये पर्सपेक्टिव हुआ, ये पास्ट एक्सपीरियंस हुआ कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो। ये सोच के आप हेजिटेट हो रहे हो, आप प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। योर क्लासमेट रिफ्यूज्ड द लास्ट टाइम यू आस्क्ड हिम टू गिव हिज साइंस नोटबुक। लास्ट टाइम आपने जब पूछा था अपने फ्रेंड से साइंस बुक के लिए तो उसने आपको नहीं दी थी।
तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या आप उसे दोबारा मांगोगे? आपने क्या पर्सपेक्टिव बना लिया कि ये तो देता ही नहीं, बुक इससे मांगना ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया? सो यू डोंट आस्क हिम दिस टाइम इवन दो ही मे हैव अग्रीड दिस टाइम, भले नेक्स्ट टाइम वो एग्री हो बुक देने के लिए, बट आपने तो अपना पर्सपेक्टिव बना लिया कि ये देगा नहीं, तो आपने नेक्स्ट टाइम उससे मांगा ही नहीं। तो पर्सपेक्टिव समझ में आया कि पास्ट एक्सपीरियंस हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये सोच लेते हैं, हमारी थिंकिंग बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारे रिजल्ट को, जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। ओके, सो पास्ट एक्सपीरियंस एज ए बैरियर भी कभी कभी होता है कम्युनिकेशन में, या यदि आप इसे पॉजिटिव लेते हो तो हमेशा ये आपके लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी फॉर्म होता है। ओके, समझ में आया अच्छे से? Now all of us have positive as well as negative experience throughout our lives. However, we must take care that our past negative experience do not affect our behavior on the way to communicate with others. Clear? So negative experiences however also serve as caution and help us to protect ourselves from the dangerous situations. तो हर एक का सोचने के दो नजरिए होते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप कैसे बाहर निकलते हो, एज ए पॉजिटिव थॉट और एज ए नेगेटिव थॉट, ये डिपेंड करता है। यदि पॉजिटिवली आप बाहर निकलते हो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोच के, तो आप आने वाले जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसमें पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो। यदि नेगेटिव थॉट रखते हो तो आप कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट करने के चांसेस वहां पे होते हैं। सो यही हमने पास्ट एक्सपीरियंस वाले फैक्टर से समझा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज एटीट्यूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस बंदे का कैसा एटीट्यूड है वो भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पर, ठीक है। सो एटीट्यूड इज द माइंड सेट। एटीट्यूड क्या होता है, क्या लिख कर आने वाले एटीट्यूड के बारे में? ये माइंड सेट होता है दैट डिसाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स और एन आइडिया और सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स टू इट, कि किसी सिचुएशन में कोई पर्सन कैसा सोचता है, क्या थिंकिंग रखता है, किस तरीके से परसीव करता है ना, और रिस्पॉन्स करता है, इसी माइंडसेट को हम एटीट्यूड कहते हैं। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल इल्यूस्ट्रेट द एटीट्यूड। देखो अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं एटीट्यूड के बारे में। वैसे तो सभी को पता है, लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, राइट। लुक एट द ग्लास ऑफ द वाटर, इट इज हाफ फिल्ड, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। देखो जरा इस ग्लास को, हम बोल सकते हैं कि ये हाफ, क्या बोलोगे, जो इस ग्लास को देखेगा उसका अपना नजरिया होगा, ठीक है। किसी ने इसको ऐसा बोला कि हाफ फिल्ड वाटर है इस ग्लास में, या बोलेंगे कि हम हाफ फुल है, ठीक है, हाफ एम्प्टी है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हाफ एम्प्टी है ग्लास, या आप बोलोगे कि ग्लास क्या है, हाफ फिल्ड है। फाइन। सो हर एक अपने एटीट्यूड से, अपने नजरिए से इस ग्लास को देख रहा है। सो व्हेन लुकिंग एट द ग्लास ऑफ वाटर देयर कैन बी टू ओपिनियंस, one stating it as half full while the other considering as half empty. These opinions or perceptions depend on the person's state of mind and his attitude. अब ये उसके माइंड पर, उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो इस ग्लास को कैसे देख रहा है। इसी तरीके से हर चीज आपके सामने आती है ना, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, जहां आप रहते हो, ठीक है, आप जिसके भी साथ कम्युनिकेट करते हो, तो उस पर्सन को, उसकी बातों को आप कैसे ले रहे हो, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है उस चीज को लेकर, ठीक है, तो आप उसी एटीट्यूड में उससे बात करोगे। फाइन। जैसे इस ग्लास को देखकर आपको क्या समझ में आया, आपका माइंड का क्या स्टेट रहा इस ग्लास को देखकर कि ये हाफ फिल्ड है, या ऐसा होगा कि ये हाफ एम्प्टी है, तो आप उसी तरीके से इस ग्लास ऑफ वाटर के साथ में बात करने वाले हो। बात करने वाले इन द सेंस कि आप इस चीज, इस इमेज को देखकर समझ रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। फाइन। तो ये चीज समझ में आई अच्छे से कि एटीट्यूड क्या होता है, कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग ही आपका एटीट्यूड शो होता है, एज ए पॉजिटिव, एज ए निगेटिव, विद इन कम्युनिकेशन। ओके। This example is often used as a metaphor for life to distinguish optimistic people from the pessimistic. Some people focus on the opportunities provided to them and feel grateful, while others choose to focus on the lack of facilities and complain about their life. Okay, so people's attitudes define what they perceive and what they experience. Okay, इस पर डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड कि what they perceive and what they experience. Clear? Now next is prejudice. So prejudice is an idea or opinion that is not based on fact, logic or experience. Prejudice क्या हुआ, धारणाएं होंगी, जो कि हम बोल सकते हैं कि आइडिया होता है, ओपिनियन होता है, जो कि बेस्ड नहीं होता है फैक्ट्स पर, लॉजिक्स पर और एक्सपीरियंस पर। मतलब जो फैक्ट्स, लॉजिक, एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करते हैं, आप उसको ध्यान में ना रखकर आप अलग ही अपनी कुछ दुनिया में रहते हो, अलग ही धारणाएं बना लेते हो लोगों को लेकर, तो उसी को हम कहते हैं प्रेजुडाइज। सो प्रेजुडाइज इज कंसिडर्ड एज निगेटिव एटीट्यूड। देखो ध्यान रखना, ये जो प्रेजुडाइज है ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर की तरह होता है। यहाँ पे आप निगेटिव एटीट्यूड ही रखते हो, किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हो जब अपना परसेप्शन जो है वो निगेटिव रखते हो। तो प्रेजुडाइज एक फैक्टर है जो निगेटिव एटीट्यूड वाला फैक्टर है, हमेशा कम्युनिकेशन में एक बैरियर खड़ा कर देता है। सो व्हेन इट इज रिलेटेड टू हैटर्ड और इनटॉलरेंस फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल,
प्रेजुडाइज आर पार्टली ड्यू टू कल्चर एंड पार्टली ड्यू टू पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रेफरेंस होता है आपको हर किसी को लेकर, वो भी हो सकता है, या आप कल्चर को लेकर भी किसी के अकॉर्डिंग कुछ अपना एटीट्यूड शो करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि हो सकता है आप किसी फ्रेंड को पसंद नहीं करते हो, राइट, उसकी कुछ आदतें जो आपको पसंद नहीं आती है, या हो सकता है आप उसको लेकर कोई निगेटिव थॉट ही हमेशा अपने माइंड में रखते हो, जबकि वो ऐसा है नहीं। जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि वो कैसा है, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, राइट, तो वो चीजें प्रेजुडाइज कहलाती है, वही चीजें निगेटिव कहलाती हैं, ओके। या कल्चर को लेकर बात करें तो जैसे कि हिंदू और मुस्लिम जैसा जो ये अभी तक चलते हुए आ रहा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा, ये रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, जो निगेटिव थिंकिंग हम लोगों के माइंड में थी अभी तक, वही सारी चीजें प्रेजुडाइज कहलाती है, जो कम्युनिकेशन को में एक बैरियर खड़ा करती है। सो व्हेन वी एक्ट ऑन आवर प्रेजुडाइज देन इट बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट वी मेक डिसीजंस विदाउट ट्राइंग टू फाइंड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स और द ग्रुप दैट वी आर जजिंग। तो सामने वाले को आप कैसे जज कर रहे हो, ओके, यदि आप उसे निगेटिव एटीट्यूड के साथ में जज कर रहे हो, देन दिस इज द फैक्टर ऑफ प्रेजुडाइज। फाइन। Some examples of prejudices are social status। किसी के social status को लेकर आप उसके पास नहीं जाते, उससे बात नहीं करते हो, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते हो। दूसरा जेंडर बेस और एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेशली डिसेबल्ड पीपल एंड एंटीपैथी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ कल्चर और अ ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर, जेंडर को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और आप बहुत ज्यादा रिच हो तो आप उसके साथ बात नहीं करोगे, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपका ऐसा एटीट्यूड है, दिस इज द नेगेटिव एटीट्यूड एंड दिस फैक्टर इज नोन एज प्रेजुडाइज, ओके। या फिर इसका एक और बेस्ट एग्जांपल भी हम समझेंगे अभी। सो कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन बेस्ड ऑन आवर प्रेजुडाइसेस रिड्यूस आवर चांसेस ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। प्रेजुडाइज की वजह से आप सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने में असमर्थ होते हो, हम बोल सकते हैं आपका जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो रिड्यूस होने के चांस होते हैं, और जिसकी वजह से आप एक सही रिजल्ट नहीं गेन कर पाते हो, एक सही तरीके का फीडबैक गेन नहीं कर पाते हो। सो इट इज कॉमन प्रेजुडाइज अमंग पीपल दैट वुमेन आर नॉट फिजिकली एज स्ट्रॉन्ग एज मेन। जनरली लोगों की थिंकिंग होती है कि वुमेन्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है मेन से, मेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। टुडे हाउएवर वुमेन हैव प्रूव्ड दिस नोशन रॉन्ग। आजकल आपने देखा है हर चीज में वुमेन फर्स्ट है, ठीक है। यदि हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो वो भी एडा लवलेस है, ठीक है, जो कि एक वुमन है, क्लियर। हर चीज में, हर फील्ड में आपने देखा होगा कि वुमेन सबसे पहले आजकल आ रही है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, उस तरीके से भी हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही है, और आज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गया है वुमेन और मेन के बीच में, बोथ आर इक्वल। ये हमारा परसेप्शन होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों इक्वल है, हर काम हम कर सकते हैं, right? So women have proved this notion wrong and are excelling in physical challenging fields like military, law enforcement, sports etc. स्पोर्ट्स में भी आप यदि आप देखोगे तो वुमेन ही सबसे आगे हैं, जैसे टेबल टेनिस वगैरह की आप बात करते हो तो वहां भी आपने देखा होगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एनवायरनमेंट। तो प्रेजुडाइज समझ में आ गया। प्रेजुडाइज एक बैरियर क्रिएट करता है किसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने में, उसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ना प्रॉपर रिजल्ट गेन कर पाते हो, ओके। अब एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, एनवायरनमेंट के बारे में यदि हम समझे तो आप अलग अलग इन्वायरमेंट में डील करते हो। सपोज घर में आप रहते हो तो एक फैमिली के साथ में रहते हो तो एक फैमिलियर इन्वायरमेंट होता है। यदि आप स्कूल जाते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहता है, तो स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट रहता है ना। वहां पे आप फ्रेंड्स के साथ जरूर फैमिलियर हो जाते हो, लेकिन बाकी टाइम जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपको बिल्कुल डिसिप्लिन वे में रहना पड़ता है, ठीक है। यदि आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो बिल्कुल फनी और इंजॉयड मूड में होते हो, तो वहां का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो इन्वायरमेंट इज अनदर फैक्टर जो कि परसेप्शन इन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसे आप कैसे ट्रीट करते हो ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो डू यू स्पीक टू योर पेरेंट्स इन द सेम वे दैट यू स्पीक टू योर फ्रेंड? क्या जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो वैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ भी बात करते हो? आर यू फॉर्मल व्हाइल टॉकिंग टू द पीपल यू नो वेल? क्या जिनको आप जानते हो उनके साथ आप फॉर्मली बात करते हो? द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी नो, है ना। क्यों? क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स से बात करते हो उसी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो क्या? नहीं करते हो बिल्कुल भी, ठीक है। आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा फैमिलियर होते हो एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, राइट। पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट करते हो, फ्रेंड्स के साथ में आप कैसे भी किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, एंजॉयड मूड में बात कर सकते हो, राइट। सो ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम उन लोगों के साथ में वैसे कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स हेजिटेट टू वॉइस देयर ओपिनियंस इन द क्लासरूम। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो क्लासरूम में खड़े होकर बोलना पसंद नहीं करते, हेजिटेट होते हैं, अपने डाउट्स नहीं बोल पाते हैं, राइट। सो व्हाइल अदर्स थ्राइव ऑन द अटेंशन ऑफ देयर क्लासमेट्स। सो हर एक पर्सन
environment के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है. Therefore, while some students enjoy and learn more from classroom discussions, the shy students do not speak up in the class. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत इंजॉय करते हैं क्लासरूम में, क्या टीचर पढ़ा रही है, किस तरीके से, जब उनको डाउट होते हैं तो तुरंत खड़े होकर बोलते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होते. लेकिन जो शाय पीपल्स होते हैं वो डरते हैं क्लास में बोलने से. तो दो इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन देखो थिंकिंग अलग अलग है. दो बच्चे हैं, एक डर रहा है बहुत बात करने में, हेजिटेट फील कर रहा है, और दूसरा बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने डाउट्स को पूछ रहा है, इंजॉय कर रहा है. तो ये दोनों एक सेम इन्वायरमेंट में किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है परसेप्शन का, कि दोनों ने क्या परसेप्शन अपना सेट कर रखा है माइंड में. Fine. So if the teacher talks to the shy students personally, they are better able to convey their problems and opinions. यदि टीचर उस शाय स्टूडेंट से पर्सनली मिलती है, बात करती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंट वे में समझा सकता है, बोल सकता है अपने डाउट्स को. ओके, सो रिकॉग्नाइजिंग हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट्स योर कम्युनिकेशन. सो यहाँ हमने क्या देखा कि एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन में विद अदर पीपल्स, हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाई समवन माइट बी कम्युनिकेटिंग इन अ पर्टिकुलर वे. ओके, सो होप आपको एनवायरमेंट समझ में आया अच्छे से. दिस अंडरस्टैंडिंग फर्दर हेल्प्स यू टू क्रिएट और चूज एन एनवायरमेंट दैट इज conducive for the specific communication. For instance, in the above example, if the teacher knows her student's personality, she can hold fruitful decisions in the class and also give personal attention to the shy students. यदि उस स्टूडेंट को टीचर अच्छे से समझे तो वो उसे पर्सनल अटेंशन दे सकती है क्लास में, और उस एनवायरनमेंट में उसे कैसे फैमिलियर होना है, किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, हेजिटेशन को भूलना है, वो सब चीजें कर सकता है. ओके, सो होप आपको ये फैक्टर अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट फैक्टर इज फीलिंग्स. फीलिंग्स कैसे हेल्प करता है परसेप्शन बनाने में. सो देयर आर टू वेज इन विच योर फीलिंग्स कैन इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन. अब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज हेल्प करता है ना किसी चीज को बोलने में, समझाने में, किसी भी कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल उसी तरीके से फीलिंग्स भी होती है. आप कैसे बात कर रहे हो, किस इमोशंस के साथ आप बात कर रहे हो, दैट मैटर्स. वर्ड्स मैटर नहीं करते, लेकिन आपके इमोशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है. बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे फीलिंग्स में आने वाली है. सो जैसे आप यहाँ पे इमोजीज देख रहे हो कि यदि आप हैप्पी हो, वरीड हो, एंग्री हो, होपफुल हो, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, किस तरीके से आप बोल रहे हो, है ना. यदि कोई चीज़ को आप सैड होकर बोल रहे हो, सामने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा. किसी चीज़ को आप बिल्कुल एंथुसिज्म के साथ में, हैप्पीनेस के साथ बोलोगे, तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा, वो भी खुशी खुशी उसे ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है. दिस ऑल इन अबाउट द फीलिंग्स. Okay, the first one refers to the way how you feel on a specific day. If you are feeling well, you will communicate as usual, and if you are feeling sick or in a bad mood, you will talk differently. Obvious ये चीज होती है ना. कैसे समझाऊं इस चीज को. सपोज हम यदि बात करें टीचर की, ठीक है, टीचर ने आपको डांट दिया क्लास में, आपका बहुत अच्छा मूड था, घर से बहुत अच्छा नाश्ता करके गए थे, बहुत अच्छे इंजॉयमेंट के साथ में स्कूल आए थे, लेकिन टीचर ने आपको किसी चीज पे डांट लगा दी. हो सकता है आपका होमवर्क इनकम्प्लीट हो, इसलिए डांट लगा दी. तो डांट लगाने के बाद आपका फ्रेंड तुरंत आपसे कुछ चीज बोलता है, तो क्या आप एक सैड मूड में, एक बैड मूड में उस फ्रेंड के साथ में कैसा बिहेव करोगे. हैप्पीली बिहेव तो नहीं करोगे, राइट. कैसे बिहेव करोगे, डिफरेंट वे में टॉक करोगे. तो यही चीज कहलाती है फीलिंग्स. ओके, कि ये डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है. यदि आप बहुत इंजॉयड हो, आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप हर किसी से बहुत अच्छे से हैप्पीली बात करोगे. लेकिन वहीं आपका मूड जब सैड हो जाता है या आपका बैड मूड होता है, तो वहीं पे आपकी जो बातें हैं, आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो डिफरेंट हो जाता है. सो सिंस योर वेलबींग चेंजेस, इट ट्रांसफॉर्म्स योर वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे. The aspect related to the feelings refers to how you feel about a specific person. When you genuinely like someone, you communicate with him in a very positive way. अब ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि यदि आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, तो आप उसके सामने हमेशा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, उससे बहुत अच्छे से बात करोगे. लेकिन वहीं यदि किसी आप पर्सन को नहीं चाहते हो, नहीं लाइक करते हो, तब आप उससे किस तरीके से बात करोगे, या वो आपसे बात करने आएगा, कम्युनिकेट करने के लिए आएगा, तो आप कैसे उससे कम्युनिकेट करोगे, डिफरेंटली कम्युनिकेट करोगे, है ना. सो यही चीजें हैं जो फीलिंग्स को डिपिक्ट करती है. हाउएवर व्हेन यू इंटरैक्ट विद समवन, यू डू नॉट लाइक योर स्टाइल एंड बॉडी लैंग्वेज चेंजेस. ओके, सो होप यू क्लियर दिस फैक्टर ऑल्सो. नाउ बिलीव्स, विच इज द लास्ट फैक्टर ऑफ परसेप्शन इन कम्युनिकेशन. सो आर बिलीव्स फॉर्म अ विशियस साइकिल. अब देखो, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो यही है बिलीव, कि आप जो इस चीज पे विश्वास करते हो वैसा आपका बिहेवियर होगा, और जैसा आपका बिहेवियर होगा उस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे उसी स्टाइल में, और उसी तरीके से आपको फीडबैक मिलेगा.
आप जिस भी चीज पे बिलीव करते हो, विश्वास रखते हो, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, उसी तरीके से आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, वही आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, और देन आप उसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, राइट। और यही साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो बिलीव क्या हुआ, एक विशियस साइकिल है। देखो यहाँ पर कि जैसा आपका विश्वास है उसी बिहेवियर के साथ में आप कम्युनिकेट करोगे, वही आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, देन आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिलना है। ओके, सो क्या हो गया, ये एक विशियस साइकिल हो गई। So our unique perspectives with which we interpret any message or event stems from our belief system. यही एक belief system है। Beliefs shape our behavior, which in turn affects our communication style. Our communication style elicits response from others and determines the result of an interaction, and the reaction further reinforce our beliefs. Okay, so ये चीज भी क्लियर हुई ना अच्छे से कि बिलीव क्या है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी एग्जाम्पल हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि रोहन जो है उसका ये बिलीव था, वो ये मानता था कि यदि कोई पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, उससे बातें नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब कोई यदि फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो हम उससे बात ना करें, उससे छुए नहीं, उसके पास नहीं जाए, उसके साथ में कम्युनिकेट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। सो रोहन का क्या बिलीव था, दैट नोबडी लाइक्स हिम। ड्यू टू हिज बिलीव ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन एंड स्टेस अलूफ। रोहन का क्या बिलीव था कि उसको कोई क्लास में पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये उसका बिलीव था, ये उसने मान रखा था, ये उसके अंदर विश्वास था। सो ही यूजुअली बिहेव्स एग्रेसिवली, हमेशा वो एग्रेसिव रहता था, बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज ओनली वे टू शो हिज रिसेंटमेंट टुवर्ड्स अदर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल पीपल अवॉइड इंटरेक्टिंग विद देम। अब रोहन ने ये मान रखा था क्लास में कि उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। वो उसने माना, वो उसका विश्वास था, वो उसका बिलीव था, तो उसकी वजह से वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्लास में सबसे दूर दूर रहना, किसी से बातें नहीं करना, उसका बिहेवियर अग्रेसिव हो चुका था। तो बिलीव से बिहेवियर में चेंजेस हुआ। अब वो किसी के भी साथ कम्युनिकेट करता तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन करता, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा हो गया, राइट। दिस रिस्पॉन्स रेनफोर्सेस हिज बिलीव दैट नोबडी लाइक्स हिम। और यही चीज जो है एक रिस्पॉन्स की तरह उसके अंदर आई कि नोबडी लाइक्स हिम। ओके, सो उसी तरीके से उसे रिस्पॉन्स भी मिलने लगा, कोई इससे बात करने नहीं लगा। तो उसे रिस्पॉन्स में क्या मिला कि क्लास में उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसा बिलीव बना के रखा था। तो बिलीव इज अ विशियस साइकिल। जैसा आप बिलीव रखते हो वैसा ही बिहेवियर करोगे, और उसी तरीके से सबके साथ में कम्युनिकेट करोगे, और दूसरे आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। फाइन। Therefore, the belief system is a vicious cycle that repeats itself unless we make a conscious decision and put in disciplined efforts to change it. यदि आपको उसको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, कॉन्शियस डिसीजन लेना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट को फुलफिल करना है, so that we can think, behave and communicate in a better way. Fine. Moreover, a change in how we act and communicate will change the way other people treat us. आप कैसे एक्ट करते हो डिपेंड करता है सारी उन चीज़ों पर। आप कैसा बिहेव करते हो, आप कैसा बिलीफ रखते हो। ओके, यदि आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हो, तब आपका जो बिलीफ है वो भी पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। सो डॉक्टर एरिक बर्नेस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ट्रांजेक्शनल एनालिसिस बताया है ना, दैट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम इन आवर बिहेवियर, है ना, कि हमारे बिहेवियर पर हमारे बिलीफ का क्या असर पड़ता है ना। ये उन्होंने एक ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में बताया। क्या बताया उन्होंने कि दिस थ्योरी आउटलाइंस हाउ वी ट्रीट आवरसेल्फ, कि हम अपने आप के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। सो हाउ वी रिलेट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, आप कैसे लोगों को अपने आप से रिलेट करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये चीज उन्होंने बताई। डॉक्टर बैन हैज प्रपोज्ड 4 लाइफ पोजीशंस दैट ईच ऑफ अस मे टेक इन अप्रोचिंग एनी इंटरेक्शन। जब आप किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हो, इंटरैक्ट करते हो, तो आप किस अप्रोच को फॉलो करते हो, ठीक है। सो 4 लाइफ पोजीशंस हैं जो कि डॉक्टर बैन ने बताई हैं। द 4 पोजीशंस आर आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। सो दिस 4 पोजीशंस जो कि हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब हम इन पोजीशंस को या इन लाइफ ये जो थिंकिंग है इसको हमारे माइंड में रखते हैं। ओके, सो दिस लाइफ पोजीशंस रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वंस एटीट्यूड अबाउट वन सेल्फ एंड अदर पीपल विद whom ही इज इंटरैक्टिंग। ओके, अब इस चीज को देखो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ओके, आई डू नॉट बिलीव इन माई ओपिनियन एंड डिसीजंस। यदि आप ओके नहीं हो, इस वर्ड को आई एम नॉट ओके जो पहली पोजीशन है उसका मतलब इन्होंने बताया कि आई डू नॉट बिलीव इन माई ओपिनियंस एंड डिसीजंस। मैं अपने ओपिनियंस और डिसीजंस पर बिलीव नहीं करता हूं, आई एम नॉट ओके पर।
और यू आर ओके, आई थिंक यू आर सुपीरियर एंड हैव बेटर जजमेंट देन मी। यू आर ओके में आप क्या सोचते हो कि आप जो है, सामने वाला जो बंदा है वो ज्यादा सुपीरियर है और मेरे से ज्यादा अच्छे जजमेंट कर सकता है, ज्यादा अच्छे हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंट पर्सन है, ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकता है। सो आई एम नॉट ओके में आप लो फील कर रहे हो, यू आर ओके में आप सामने वाले को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हो, बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं। सो ये दोनों मीनिंग है इसके, ठीक है। Therefore, when you approach a situation with the life position, अब इस life position के according यदि कोई situation आती है, then I am not okay, you are okay, you begin by putting yourself in an inferior position. You hesitate to express your opinion or refuse others' claim, therefore thereby not contributing the process in the meaningful communication. तो आप क्या कर पाओगे, एक मीनिंगफुल वे में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे यदि ये एक सिचुएशन होती है। तो आप देखो, इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द कम्युनिकेशन स्टाइल, बिहेवियर एंड पॉसिबल आउटकम ऑफ द इंटरैक्शंस व्हेन वन अप्रोचेस इंटरपर्सनल सिचुएशन विद ईच वंस ऑफ दिस लाइफ पोजीशन। और ये लाइफ पोजीशन हम सभी के साथ में होती है जनरली, ओके। आप अपने आप को कभी किसी से कम समझते हो सकता है आप सामने वाले को बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हो, या सामने वाला आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहा है, ओके। सो ये लाइफ पोजीशन सबके साथ बनती है। इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यू आर ओके और आई एम ओके, मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो, इन दोनों का मतलब हमने देख लिया है। सो आई एम ओके, यू आर ओके में क्या कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, असर्टिव होगा, नेचुरली नॉर्मली आप बात करोगे। आपका बिहेवियर कैसा होगा, क्लियर एंड काम टोन होगी कि यस मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो, जैसे जनरली हम बात करते हैं ना, नॉर्मली क्लियर और काम टॉक में जब आप बात करते हो, आउटकम क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, कम्युनिकेशन का जो रेस्पॉन्स होगा वो मोस्ट प्रोडक्टिव होगा। ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट वाले पे आओ कि यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके। सो इसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होगा, पैसिव और नर्वस, बिहेवियर हेजिटेट टू असर्ट आइडियाज, पुट्स इनएडिक्वेट एफर्ट्स। आप हेजिटेट होंगे बात करने में, आपके आइडियाज को आप अच्छी तरह से रख नहीं पा रहे होंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होने वाला है, नॉट प्रोडक्टिव। नेक्स्ट उस पे आ जाओ, यू आर नॉट ओके एंड आई एम ओके, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। सो कम्युनिकेशन स्टाइल क्या हो गया, एग्रेसिव, कि आप ठीक हो लेकिन सामने वाले बंदे को आप ठीक नहीं समझ रहे हो, तो आप एग्रेसिव वे में बात करोगे, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल वैसा होगा। बिहेवियर आपका लाउड एंड एग्री होगा इस केस में, आउटकम नॉट प्रोडक्टिव, फाइन। एंड लास्ट वन इज यू आर नॉट ओके एंड आई एम नॉट ओके। इन दैट केस दोनों पैसिव एंड अग्रेसिव मूड में होंगे, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल वैसा होगा। बिहेवियर यहाँ पे जो होगा वो कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, डज नॉट एक्सेप्ट और फॉलो द ग्रुप डिस्कशंस, आउटकम नॉट प्रोडक्टिव आएगा, ठीक है, जब आप दोनों साइड से क्लियर नहीं हो इन दैट केस। सो होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई। यहां पर आपको कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या कि कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होगा इन केसेस में, इन लाइफ पोजीशंस में, जो 4 लाइफ पोजीशंस डॉक्टर बैनर्स बताई है। क्लियर हुआ है अच्छे से, फाइन। सो यहाँ पे फिनिश क्या हुए, यहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स फिनिश हो चुके हैं। सो होप आपको अच्छे से समझ में आए कि कम्युनिकेशन में जो परसेप्शन है हमारा वो क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से आप अपने परसेप्शन को सही रखते हो तो सही डिसीजन ले सकते हो, सही तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है आपको। यदि आप अपने परसेप्शन को, अपने ओपिनियन को, पॉइंट ऑफ व्यू को रॉन्ग रखते हो, निगेटिव थिंकिंग रखते हो, तो हर चीज आपको अपने आसपास निगेटिव मिलती है और साथ ही आपको उसका रिस्पॉन्स भी निगेटिव मिलता है। कैसे ये जो फैक्टर्स है वो कम्युनिकेशन में मदद करते हैं और कैसे एक बैरियर की तरह ट्रीट करते हैं वो हमने आज इस वीडियो में सीखा। सो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया। इसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां भी मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियोस भी सारे मिल जाएंगे। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपको मिल जानी है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे YouTube के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com से। magnetbrains.com गूगल पे आपको टाइप करना है ना, तो इस तरीके का होम पेज शो हो जाने वाला है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना है, क्लास 9। जैसे क्लास 9 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स पर। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 9 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेना है, IT। नाउ क्लिक ऑन दी वॉच नाउ। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो देखो नीचे आपको क्या मिल जाने हैं, क्लास 9 कम्युनिकेशन स्किल्स हम पढ़ रहे हैं। इस यूनिट के सारे वीडियो लेक्चर्स चैप्टर वाइज मिल जाने। चैप्टर नंबर 1 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों के वीडियो लेक्चर्स के लिंक यहाँ अवेलेबल हैं। जिस भी वीडियो में डाउट है क्लिक करना, वॉच नाउ पे क्लिक करना, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने। यदि फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।